हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो यानी कि टर्नओवर रेशियोज। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक्टिविटी रेशियोज जितने भी रेशियो है उन सबका पूरा आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आपको अगर पुरानी वीडियो देखनी है जैसे कि सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, तो वो भी वीडियो बनी हुई है। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने वाली है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एक्टिविटी रेशियो सारी करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ऐसी चार रेशियोज की बात करने वाले हैं। सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखो, जो भी आपने रेशियो पढ़ी है अपने पीछे भी, जितनी भी आपने रेशियोस पढ़ी है, वो सब रेशियो क्या कहती है कि बेसिकली आपने, आपकी एबिलिटी क्या है अपने करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, या आपकी एबिलिटी क्या है अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी रेशियो भी होती है जहां पर हमें ये देखना होता है कि आपकी एबिलिटी है क्या नहीं है, कि आप कितना जल्दी कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, कितना जल्दी आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। कोई सेल्स से रिलेटेड कोई ऐसी रेशियो नहीं बनाई आपने अभी तक कि सेल्स से रिलेटेड रेशियो देखो जरा ध्यान से, सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर सेल्स से रिलेटेड मेरी क्या क्या रेशियोज है, वो नहीं पता था। तो वो इस रेशियोज में हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब कहीं की जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। टर्नओवर का मतलब किसी की लेबर की टर्नओवर होती है, वो अलग होता है कि छुट्टी मारना या फिर निकल रहे हैं लेबर। लेकिन यहाँ पर टर्नओवर का मतलब है सेल्स, या फिर दूसरी भाषा में कहते हैं टर्नओवर का मतलब होता है फटाफट से चीज को डिस्पोज कर देना। ठीक है, चीज खत्म हो रही है, कुछ और बन रही है, रिसोर्सेज सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो वो चीज टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर का मीन्स सेल्स। लेकिन सेल्स इसका मतलब ये नहीं है कि खाली सेल्स की कहलाएगी टर्नओवर को। टर्नओवर को दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके सेल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। एक ऐसी साइकिल होती है जिसकी वजह से हम सेल्स कन्वर्ट कर सकते हैं टर्नओवर में, ठीक है, उसे बोलता है टर्नओवर। अब हम समझने वाले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होगा कि इन्वेंट्री जो आपको पड़ी हुई है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो पा रही है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री जो आपके पास है वो कितनी जल्दी हम उसको सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, वो फटाफट बिक रहा है, बिक रहा, उस रेशियो से हम देख पाएंगे, वो है नाम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और जो भी रेशियो में मेन चीज देखनी होती है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। डेट इक्विटी में क्या था? मेन डेट था, ऊपर लिखा, ठीक है। करंट रेशियो में क्या था? करंट एसेट मेन था, करंट एसेट ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, जितनी जल्दी सेल होगी उतनी ज्यादा। जो चीज ज्यादा चाहिए आपको वो ऊपर लिखो। एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं। जो मेन चीज है आपको जितनी ज्यादा चाहिए जो चीज, वो ऊपर लिखो। हमेशा आपने कभी देखा है कि नीचे वाली चीज ज्यादा हो रही है? बहुत कम देखा होगा, होता ही नहीं ऐसा, ऊपर वाली चीज ज्यादा होती है हमेशा। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज समझनी है, जो चीज आपको ज्यादा चाहिए, या फिर ज्यादा छोड़ो कि कुछ लोग कहेंगे भी कम भी हो सकते हैं ऐसी कई रेशो में, ज्यादा या कम कुछ भी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपने मेन देखना होता है, सेल्स देखनी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सेल लेनी होगी। तो सेल्स ऊपर आएगा यहाँ पर, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा इन्वेंट्री। सेल्स देखनी है इन कंपैरिजन टू इन्वेंट्री, आपको जिसके साथ कंपैरिजन करना है। मेन क्या है? टर्नओवर। मेन क्या है? टर्नओवर, टर्नओवर पर लिखा। कंपैरिजन यहाँ पर नाम आएगा जिसके साथ कंपैरिजन करना है, इन्वेंट्री के साथ करना है, कि इन्वेंट्री के साथ कंपैरिजन करना है कि इन्वेंट्री के कंपैरिजन में कितनी सेल हो रही है। अब मेरी बात ध्यान समझना, इन्वेंट्री काफी होती है। इन्वेंट्री कौन सी इन्वेंट्री ले, सवाल मेरा ये है, कौन सी इन्वेंट्री ले? क्योंकि आप अगर इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कि ओपनिंग कर रहे हो, ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है एक, तो एक क्लोजिंग भी होती है। हो सकता है कोई बीच में इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कभी इन्वेंट्री बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ऐसा कितनी इन्वेंट्री ले, ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इन्वेंट्री तो हमने लिख दिया, पर कौन सी इन्वेंट्री ले? ओपनिंग लूँ? नहीं, क्लोजिंग भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसे केस में आपको इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। दोनों को प्लस करके लिख नहीं सकते आप, फिर तो ज्यादा इन्वेंट्री ले लोगे आप या तो ओपनिंग लो या क्लोजिंग लो। अगर दोनों नहीं लेनी है तो दोनों का एवरेज लो,
तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, कि आपकी स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कितनी थी, क्योंकि इन्वेंट्री आपके दो तरीके में से होती है, या तो स्टार्टिंग की होती है एक, तो फिर क्लोजिंग देखते हो आप। दोनों में से आपको देखना होगा कि एवरेज बेसिस पे आप कितना इन्वेंट्री यूज करी आपने पूरे साल में, एवरेज कितनी इस्तेमाल करी है, वो एवरेज कैसे निकालेंगे कि स्टार्टिंग में कितना था और एंड में कितनी बची, उनका एवरेज निकालो। इसका मतलब आपका आ जाएगा कि औसतन आपकी इतनी इन्वेंट्री पूरे साल इस्तेमाल करी। सपोज करो विराट कोहली है, विराट कोहली अभी तक सेंचुरी नहीं बन पड़ी सपोज करो अभी, लेकिन अगर आप उसकी ओडीआई की एवरेज देखोगे ना, 50+ एवरेज है उनकी। क्यों है ऐसा? क्योंकि उन्होंने जितने ज्यादा रन बनाए, इतने ज्यादा कि उनकी एवरेज इतनी ज्यादा है कि हर मैच में लगभग 50 रन मारते हैं, ये एवरेज बताती है उनकी। क्योंकि एवरेज निकाली जाती है आपके टोटल ऑफ क्वांटिटी, टोटल टोटल के साथ, यानी सम के साथ नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, कि उन्होंने जितने रन मारे और जितने मैचेस खेले डिवाइड करोगे तो आपके उनकी एवरेज ज्यादा ही निकलेगी। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज समझनी है कि आपको पास क्या था, ओपनिंग थी, क्लोजिंग थी, अब आप एवरेज निकाल लिया आपने, तो इसका मतलब आता है कि औसतन इतनी आप इन्वेंटरी इस्तेमाल करते होगे। अब करते हो नहीं करते हो वो नहीं पता। अब जैसे कि विराट कोहली की एवरेज 50+ है, जरूरी नहीं कि 50+ ही रन मारने हर बार, लेकिन एवरेज बढ़ भी जाती है कभी एक बार, ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कम भी सकती है। तो हमको लेनी है हमेशा एवरेज। दूसरा ऊपर सवाल मेरा ये है कि इन्वेंट्री जो आप ले रहे हो एवरेज, वो कॉस्ट प्राइस पे लेते हो हमेशा। जो भी आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री इस्तेमाल करोगे वो कहाँ लिखोगे? वो बैलेंस शीट में लिखोगे, कॉस्ट पे लिखते हो ना। कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हो उसमें? नहीं, क्योंकि आपने उसको बेचा ही नहीं है। जो इसकी वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट पे, जितना आपको खर्चा हुआ है उसके ऊपर। प्रॉफिट तो तब ले लोगे ना जब बेचोगे इसको, अभी बेची ही नहीं है तो पड़े भी आपके पास। तो जब ये स्टॉक कहाँ से आएगा? कॉस्ट प्राइस पे आएगा। जब ये कॉस्ट प्राइस पे आएगा तो ऊपर भी आपको कंपैरिजन कॉस्ट के साथ ही करना पड़ेगा। कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का होता है। अगर नीचे कॉस्ट ले रहे हो तो ऊपर भी कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा। तो आपको सेल्स, ऊपर सेल्स खाली नहीं लोगे, सेल्स प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करोगे, उसमें करोगे कॉस्ट ही लेनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉरी बोलती है। तो कॉस्ट कितनी आई है सेल की, वो ही लेना पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तब जाके आप सही कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि नीचे कॉस्ट है ऊपर भी कॉस्ट है। समझ आ गया फॉर्मूला कैसे बनता है? तो ये आपका फॉर्मूला है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री बिक रही है जल्दी, कॉस्ट ऑफ सेल से। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी सेल हुई 1 लाख की और आपकी एवरेज इन्वेंट्री थी 50,000 की, तो ये आया 2:1 भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसको लिखेंगे टाइम्स की फॉर्म, क्योंकि टाइम्स को ज्यादा हम समझ पाते हैं। टाइम्स की फॉर्म में क्यों बता रहे हैं अभी देखते हैं। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब यह है कि इन्वेंट्री पूरे साल में 2 बार बिकी है, 2 बार बिकी है, क्योंकि एक बार जब बिकती है तो 50,000 रुपए की बिकी होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं कर रहे। ऊपर देखो कॉस्ट लिख रहे हैं। एक बार जब इन्वेंट्री बिकी होगी पूरे साल में, वो कितने की बिकी होगी? इन्वेंट्री है कितने की? हम ये एवरेज कितना लिया है इन्वेंट्री का प्राइस? 50,000 का। तो 50,000 की एक इन्वेंट्री बिकी होगी, फिर अगली बार बिकी होगी, कितने की इन्वेंट्री बिकी होगी? 50,000 की ना, तो 50,000 की बिकी होगी। पूरे साल में कितने की बिकी होगी? 1 लाख की। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लाख की लिखा हुआ है ना। ये दर्शाता है रेशियो कि आपकी इन्वेंट्री पूरे साल में कितनी बार बिकी है। जितनी बार बिकेगी उतना ही आपका फायदा है। तो इसमें आपको टाइम देखना पड़ता है, कितनी बार, ना कि रेशियो कि 2:1 लिख दो, वो इतना देखने में इसमें सही नहीं है। इसमें आपको देखना पड़ता है टाइम, कितनी बार आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हुई है सेल के अंदर। क्योंकि अगर सेल 1 लाख की है इसका मतलब, और आपकी इन्वेंट्री 50,000 की थी, इसका मतलब 2 बार आपने बेचा होगा, क्योंकि एक बार बेचोगे तो 50,000 रिसीव हुआ था, फिर दूसरी बार बेचो तो 50,000 मिल गया ना 1 लाख। तो जितनी ज्यादा आपकी ये रेशियो होगी, जितनी ज्यादा आप टाइम बेचोगे, उतना ही ज्यादा इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छी सेल्स कर पा रहे हो। इन्वेंट्री कम है आपके पास गोदाम में रखी हुई, तो आपका खर्चा कम आ रहा है, वहां का सेल ज्यादा हो रही है। ठीक है। इसको एक और चीज देखना है, जैसे कि हमने देखा कि पूरे साल में कितनी बार बिक रहा है, लेकिन आपको देखना है अगर पूरे हर दिन कितनी बेचते हो तो कैसे दिखेगा? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। इसका दूसरा फॉर्मूला है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या कहता है कि इन्वेंट्री कब तक आपके पास पड़ी रहती है, एवरेज एज क्या है उसकी। वो निकाला जाएगा कि डेज इन अ ईयर, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, और उसको अगर आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगी। जैसे कि आप,
तो ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री ये बताती है आपको कि कितने दिन तक आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि कितनी दिन तक आपको पड़ी हुई थी, वो निकालने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा। जैसे कि जैसे कि आपको पता है कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सपोज करते हैं 15 है, यानी कि पूरे साल में 15 बार बिकी है। अब भाई पूरे साल में अगर 15 बार बिकी है, पूरे साल में होते हैं 365 दिन, तो आप क्या निकाल नहीं सकते कि कितने दिन में एक इन्वेंट्री बिकी होगी? निकाल सकते हो ना, क्योंकि पूरे साल में 15 बार बिकी है, पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर मैं 365 को 15 से डिवाइड कर दूं, तो एक इन्वेंट्री कितने दिन में बिकी होगी निकाल नहीं सकता? निकाल सकता हूँ। तो कितने दिन में की होगी ये? 15 टू 30, 15 5 65, 25 दिन। यानी कि 25 दिन लग गए होंगे आपको एक इन्वेंट्री बेचने में। इसको एक दूसरी भाषा में एक और कह सकते हैं कि 25 दिन तक आपकी इन्वेंट्री आपके ऊपर पड़ी रहती है। यही था ना एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कितने दिन तक आपकी इन्वेंट्री पड़ी रहती है? तो 25 दिन तक पड़ी रहती है। जितनी आपके पास ये रेशियो, मतलब जितनी आपके पास दिन कम हो गए, जितने ज्यादा ये कम दिन आएंगे, उतना ही ज्यादा आप इफेक्टिव काम कर रहे हो, उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हो। जितने रेशियो, जितनी सॉरी डेज ज्यादा आएंगे, उतना ही आप गलत काम कर रहे हो, उतना ही आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ रही है, आप सेल कर नहीं पा रहे हो, तो आपका दिक्कत आ रही है। तो समझ आ रही है बात? अच्छे से क्लियर हो रही है अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में। अगली रेशियो हमारी है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया कि हर रेशियो में टर्नओवर यहाँ पर मेन रहेगा, तो यहाँ पर भी वही चीज है, टर्नओवर। टर्नओवर ही मेन है, तो टर्नओवर के कंपैरिजन में ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने हैं? टर्नओवर मतलब सेल्स, तो ऊपर लिखा सेल्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एवरेज या ट्रेड रिसीवेबल? बताओ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज क्यों ले रहा हूँ? जैसे कि आपको पता है कि ऊपर हमने इन्वेंट्री की बात करी थी, अगर तो इन्वेंट्री भी आपको पता है कि ओपनिंग हो सकती है, क्लोजिंग हो सकती है, तो आपने इसलिए एवरेज दिया ताकि एक एवरेज बेसिस बता सको कितनी इन्वेंट्री, क्योंकि आप दोनों ले नहीं सकते। प्रॉब्लम ही है, एक दोनों में से एक भी ले सकते तो भी गलत हो जाएगा, एवरेज सही रहेगा। फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी ऐसी ही है, उसमें भी क्या होता है, कभी बार ओपनिंग, आपको पता है ओपनिंग भी पड़े होंगे, स्टार्टिंग में एंड आते के क्लोजिंग भी होगा, तो दोनों में से कौन सा ले? दोनों में से एक नहीं पकड़ सकते आप, एवरेज सही बैठेगा। सपोज करो ओपनिंग आपके 1 लाख के थे, आते आते 80,000 के हो गए, तो अब 1 लाख लू या 80,000 लू? दोनों से बढ़िया एवरेज निकाल लो कि 1 लाख प्लस 80,000 को डिवाइड कर दो 2 से, 90,000 ले लो, वो सही है। तो इसलिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। आपको पता है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालती है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती है, एक आता है आपका डेटर्स, और आता है दूसरा बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, और ये आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीज आ चुकी है। सेल्स अब कौन सी लेनी है, या अब क्या बात करें, सेल्स कौन सी लेनी है? सेल्स आपको लेनी है नेट सेल्स, कॉस्ट नहीं लेनी इस बार, कि आप सोच लो कि इसमें कॉस्ट लेनी है। इसमें कॉस्ट से मतलब ही नहीं है हमें, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल को सामान बेचा होगा वो सेल पे बेचा होगा, क्योंकि पिछली रेशो कॉस्ट पे थी, क्योंकि इन्वेंट्री जो आपको पड़ी होगी वो कॉस्ट वाली पड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सामान बेचा है ट्रेड रिसीवेबल को उधार में, वो आपको कौन सा बेचा होगा, वो बेचा होगा सेल प्राइस पे। तो ऊपर भी सेल प्राइस ही लेना पड़ेगा, कॉस्ट का सवाल नहीं उठता हो। लेकिन सेल भी कौन सी लेनी है, क्रेडिट सेल लेनी है मेरे भाई, माल उधार में बेचा होगा। ऊपर जो सेल हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, वो कैश भी ले सकते हैं, क्रेडिट भी, दोनों आएगी। वहां पर कोई कैश क्रेडिट का फंडा नहीं, यहाँ पर कैश प्लस क्रेडिट दोनों आ सकता है, इसमें कोई फंडा नहीं। हमें तो मेन यहाँ पर देखना था कि इन्वेंट्री कितनी जल्दी बिक रही है। अब कैश में बिके क्रेडिट में बिके उससे हमें मतलब है ही नहीं, माल तो बिका है ना, उससे मतलब था। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको नेट हर चीज लेनी है। ये जो मैंने ऊपर सेल बताया था, इसमें रिटर्न माइनस करने हैं, सब सेल्स में रिटर्न माइनस करने होते हैं, रिटर्न ही कम कर लेने होते हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको नेट नेट क्रेडिट सेल का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको रिटर्न माइनस करने के बाद लेना है। ये ऊपर भी मैंने नेट लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना कि रिटर्न माइनस करनी है, क्योंकि रिटर्न आ गया तो इन्वेंटरी वापस आ गया, उसका तो फायदा नहीं है ना। हमें तो देखना है कि मेन कितनी बिकी है। तो हमेशा याद रखना कि रिटर्न माइनस करनी है हर एक चीज में। तो बस ये आ गया आपका ट्रेंड, कि आपका रेशो क्या बताती है, ये रेशो बताती है
कि कितना जल्दी आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स पैसा हमें दे रहे हैं। यानी कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी जो है, जो आप उधार दे रहे हो, वो अच्छी है या नहीं है। आपके बिजनेस में कितना जल्दी आपसे आपको डेटर से पैसा मिलता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वो वहाँ से दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से। ये भी हमेशा टाइम्स में निकाली जाती है रेशियो, क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि कितनी बार हमें पूरे साल में उससे पैसा मिलता है। जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर से देखा हमने कि कितनी बार इन्वेंट्री बिकती है, यहाँ पर हम देखेंगे कितना बार हमें पैसा जल्दी उनसे मिलता है, कितनी बार हमें मिलता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं टाइम्स में। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे नेट क्रेडिट सेल हुई हमारी 2 लाख की, एग्जांपल लेते हैं, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे बने 10,000 के। ये रेशियो आ रही है, ये आपकी आ रही टर्नओवर रेशियो 20 टाइम्स। ये 20 टाइम्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें ट्रेड रिसीवेबल से 20 बार पूरे साल में पैसा मिला होगा। पूरे साल में 20 बार मिला होगा। तो ये पूरे साल की सेल्स है 2 लाख रुपए, और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 लाख का 2 लाख हमें मिल गया। ठीक है, ये चीज बहुत लोग समझते नहीं। वो बस ये याद कर लेते हैं कि 20 बार में पैसा मिला होगा। मैं पूछता हूँ कैसे मिला होगा। 2 लाख की क्रेडिट सेल करी है, तो हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 लाख का 2 लाख हमें पूरे साल में मिल गया होगा। एंड में जाके, एंड में तक पूरे साल में मिल गया होगा। कितने वालों से? 10,000 वालों से। 10,000 हमारे क्या थे? ट्रेड रिसीवर्स थे। ठीक है, तो 2 लाख रुपए पूरा मिला होगा। तो ये 2 लाख रुपए 20 टाइम्स के बाद हमें मिला होगा। ये 20 बार हमें ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिसीव हुआ है। 2 लाख की पूरे साल में सेल करी, पूरे साल में लगभग हमारे 10,000 के डेटर बने, ट्रेड रिसीवर्स बने, उनसे हमें 20 बार हमें पैसा मिल गया है। ये हमें है। तो यानी कि 2 लाख के 2 लाख हमने क्रेडिट सेल करी, 2 लाख के 2 लाख जब हमें मिले, तो वो लगभग 20 बार मिले हैं पूरे साल में। ये रेशो बताती है। 20 बार हमें मिले हैं 10,000 डेटर वालों से। 10,000 तो डेटर आपके पूरे साल में लगभग रहे थे। ठीक है, पूरे साल में लगभग 10,000 डेटर रहे थे, तो उनसे लेकिन हमें जो पैसा मिला है वो 20 बार मिला है। ये है रेशियो। तो इसका अब एक ऐसे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी, यहाँ पर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमने तो पूरा देख लिया कि पूरे साल में 20 बार मिला है, लेकिन अगर मैं दिन दिन में देखना चाहता हूँ कि कितने दिन में पैसा मिला होगा, तो वो डेज इन अ ईयर, जैसे कि ऊपर देखा था हमने, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कि पूरे साल में मुझे पता है कि 20 बार मिला है, लेकिन अब मैं महीने के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से देख सकता हूँ, तो कैसे निकालूंगा? सपोज करते हैं पूरे साल में 365 दिन होता है, आपको पता है, और ये 20 बार ही है। 20 बार में आपको पूरे साल में मिला है, तो कितने दिन में मिला होगा? तो भाई 365 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा लगभग हमारा 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, 18.25 डेज। यानी कि 18.25 डेज लग जाते हैं मुझे एक डेटर से पैसा मिलने में। एक जो हमारा उधार चढ़ा हुआ है उनसे जो पैसा मिलता है हमें, वो 18 दिन लग जाते हैं। ये हमें रेशो इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन आपको इसमें कभी नहीं हो सकती। कि क्रेडिट सेल जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा साल में पैसा मिल गया होगा, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 2 लाख के 2 लाख हमें पैसा मिला है। दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि ये 20 बार हमें पैसा 2 लाख का 2 लाख मिला है। और इसमें हमें एवरेज ट्रेड रिसीवर्स में याद रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया, अगर क्वेश्चन माइनस कर रखा है, तो आपको माइनस नहीं करना है, वापस ऐड कर लेना है। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है कि भाई फ्यूचर में इनसे पैसा नहीं मिलेगा, हमें वो भी डाटा लेने हैं सारे सारे। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या है, एक्चुअल में आपके डेटर कितने थे। क्योंकि प्रोविजन को माइनस करने के बाद वो एक्चुअल वाले डेटर आप हटा दोगे। क्योंकि हम एज्यूम करके चलेंगे सारे डेटर पैसा देंगे, उसके हिसाब से बताओ कि कितना पैसा आपको मिलता है, जल्दी मिलता है। तो आपको सारे डेटा लेने हैं प्रोविजन को मिला के। ठीक है, प्रोविजन ऐड करना है वापिस अगर माइनस हो रखा है, आपको एक्चुअल में करेक्ट पोजीशन बताने के लिए वो करना पड़ता है। आखिरी में कुछ रेशियो के जो हमें बची है, आखिरी 2 रेशियो जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने अभी सारी रेशियो समझ चुकी हो, तो ये भी रेशियो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बिल्कुल कॉपी है उसकी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसे हम ट्रेड रेशियो देखा था। वहां पर देखा था कि कितना जल्दी हमें पैसा मिलता है, वो जज करने के लिए हमें बनानी पड़ी है ट्रेड रेशियो टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहती है? कितना जल्दी आप जो अपने क्रेडिटर्स है उनको जल्दी पैसा देते हो कि नहीं देते।
अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप कह रहे थे कि टर्नओवर सेल्स होती है, ये तो सेल्स आनी चाहिए ऊपर। अब ये परचेजेस कहाँ से आ गए, नेट परचेजेस। तो टर्नओवर सेल्स ही तो है हमारी, है सेल्स हमारी नहीं हुई है, उनकी तो हुई है। हमने उनसे माल खरीदा तो उनकी सेल हुई है। मैंने कब कहा कि सेल्स हमारी होनी चाहिए? सेल्स के रिलेटेड जितनी भी रेशियोज है वो आती है यहाँ पर, ठीक है। सेल्स आपने यहाँ पर नहीं की, बट है तो सेल्स से रिलेटेड, उनकी सेल्स हुई है, हमारा पैसा गया, पैसा जाएगा उन पे, ठीक है। सेल उनकी हुई है, पैसा हमारा जा रहा है। तो टर्नओवर का मतलब मैंने दूसरे को बताया था कि डिस्पोज, कितना जल्दी आप अपने रिसोर्सेज को डिस्पोज करते हो। तो यहाँ पर वही चीज है। तो अपने जो पैसा के जल्दी पे करते हो वो निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है। तो ऊपर आएगा नेट परचेजेस, यानी कि उसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे। परचेजेस भी कौन सी लेनी है? क्रेडिट परचेजेस लेनी है, ठीक है, उधार वाली, क्योंकि उधार वाली निकाल रहे हैं, कैश वाली थोड़ी निकालेंगे। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आएगा, रिटर्न माइनस करने के बाद नीचे एवरेज आएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेड पेबल्स दो तरीके से होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। तो हमने डिवाइड बाय 2 कर देना है। ये इंडिकेट करते हैं कितनी जल्दी आप टाइम्स, सारा रेशियो टाइम्स में निकलेगी, कितनी बार आपको पैसा पे करना पड़ता है पूरे साल में। जितनी जल्दी आप पैसा पे करोगे उतना फायदा है। तो वो जल्दी निकालने के लिए आपको यहाँ निकालना पड़ेगा एवरेज पेमेंट पीरियड। जैसे वहां था एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ था एवरेज पेमेंट पीरियड, कितना जल्दी आप पे करते हो। तो ये जितना ज्यादा आपका डेज कम आएगा, उतना ही जल्दी आप माना जाएगा कि आप बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, जितना जल्दी पैसा पे कर रहे हो। और यहाँ पर भी वही है, जितना ज्यादा टाइम्स आएगा उतना ही ज्यादा आप पैसा जल्दी पे करोगे। जितना ज्यादा टाइम्स पे कर रहे हो, यानी कि जितनी बार पैसा पे कर रहे हो, इसका मतलब उतना ही एफिशिएंट हो आप। समझ आ गई बात? बिल्कुल डिट्टो कॉपी थी, बस यहाँ पर ट्रेड पेबल आ गया। अगली है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये थोड़ी मजेदार रेशियो है। नेट सेल्स ऊपर आएगी यहाँ पर भी, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल क्या इंडिकेट करता है? वर्किंग कैपिटल पहले आपको समझनी पड़ेगी, तब आगे बात कर सकते हैं हम। वर्किंग कैपिटल आपको पता है क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। काम करने की जो आपकी कैपिटल है, आपके जो बिजनेस में आपको नॉर्मल खर्चे करने हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इसको पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट करनी है, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए होती है, इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। आपको वर्क करने के लिए कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम? करंट एसेट से। करंट एसेट्स क्योंकि आपके होते हैं जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम वर्किंग कैपिटल उसकी देखेंगे। बट उसमें से हमें करंट लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पेमेंट करने के बाद जो हमारे पैसा कैसा बचता है, असल में वो कैपिटल होती है। तो उनको पैसा पे हटाने के बाद तब देखेंगे कि हमारी कैपिटल हमारी कितनी है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये रेशो इंडिकेट करती है कि कितना जल्दी आप वर्किंग कैपिटल से सेल कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सेल होती है। कैपिटल भी कोई फायदा नहीं है अगर उसका कोई आप सेल्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करके कितना जल्दी आप सेल कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सपोज करते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ज्यादातर हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल खरीदने में वर्किंग कैपिटल। सपोज करते हैं वर्किंग कैपिटल आपके पास बहुत बड़ी है, 1 लाख की पड़ी है, ठीक है। 1 लाख की पड़ी है, आपने फटाफट से रॉ मटेरियल लाए, प्रोडक्शन करी, फटाफट से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी, और बहुत ज्यादा स्टॉक बनाया, फटाफट बेच दिया, और उसकी वजह से आपकी 4 लाख की सेल हो गई। तो यानी कि आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से निकाल सकते हो कि इसका मतलब आपने 4 टाइम सेल जनरेट करी है अपने वर्किंग कैपिटल से। ये रेशो क्या बताएगी कि आपकी 1 लाख की वर्किंग कैपिटल थी, तो उसने आपने 4 बार अपनी सेल जनरेट करी है उससे पूरे साल में, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आपने सेल जनरेट कर दी 1 लाख से, क्योंकि 4 लाख की आपने सेल करी है और वर्किंग कैपिटल आपकी सिर्फ 1 लाख की थी। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल से आपने उसका 4 गुना कर दिया वर्किंग कैपिटल को। ये बताती है आपकी कि आपकी एक्चुअल में बहुत एफिशिएंसी कितनी है, आप अपने बिजनेस ऑपरेशन अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वर्किंग कैपिटल का अच्छे से यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। जितनी जल्दी अच्छे से यूज करोगे उतना जल्दी आप सेल कर पाओगे। आई होप आपको अच्छे से सारी रेशियो समझ में आ गई होगी। ये था पूरा का पूरा सारा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो का इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसी ही वीडियो तड़ाकेदार देखने के लिए। ऐसे चाहते हो कि और वीडियोस तो बनती रहेगी, पुरानी वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, और भी ऐसे आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।